कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली नदी है कावेरी नदी, क्योंकि इसका महत्व साइंटिफिक रूप से यानी कि वैज्ञानिक रूप से भी है और साथ ही धार्मिक रूप से भी है। कर्नाटक में ये नदी कावेरी अम्मा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि सिंचाई और बिजली आपूर्ति के लिए इस नदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कावेरी नदी का जो डेल्टा है, जो कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अंदर है, वहां पे खेती बहुत अच्छी होती है। स्पेशली धान और गन्ने की खेती वहां पे बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए ये नदी खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगर इसके बहाव की बात की जाए तो ये नदी मुख्यतः दो राज्यों से होकर गुजरती है। एक है तमिलनाडु और एक है कर्नाटक। शुरुआत इसकी कर्नाटक से ही होती है और तमिलनाडु होते हुए ये सीधा बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन अगर बात करोगे इसके पूरे बेसिन की, पूरे, तो उसमें पुदुचेरी भी शामिल है और थोड़ा बहुत केरला भी शामिल है। मतलब ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, इसे ही आप कावेरी रिवर सिस्टम कहते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक नदी जब बहती है तो उसका सिस्टम कई राज्यों तक फैला हुआ हो सकता है। जैसे कि गोदावरी है, गोदावरी का तो पूरे के पूरे साउथ इंडिया के अंदर फैला हुआ है, इसी तरीके से कावेरी का भी फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नदी पश्चिम से शुरू होकर तरफ जाने वाली नदी है और आखिर में ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। की इसका जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक के कोडागु जिले के अंदर है, जिसे आप पश्चिमी घाट भी कहते हो। वहां पे एक पर्वत की श्रेणी है जिसे आप ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी कहते हो। उसी के पास एक ताला कावेरी नाम की एक जगह है, वहां से कावेरी नदी शुरू होती है। मतलब वहीं से इसका उद्गम होता है। नक्शे में आप इस जगह को ठीक से देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है, ये समुद्र तट से तकरीबन 1341 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब 1.3 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके पूरे रास्ते की। इसका जो पूरा रास्ता है कर्नाटक के कुछ इस हिस्से से शुरू होते हुए जाता है और थोड़ी बहुत तमिलनाडु की सीमा को तय करता हुआ ये तमिलनाडु में घुसता है। यहाँ पे तिरुचिरापल्ली है और यहाँ पे इसकी धारा जो है वो थोड़ी सी अलग अलग टूटती भी है और इस तरीके से ये बंगाल की खाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो अब इस नदी के ऊपर बनी हुई कुछ एक इम्पोर्टेंट चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नदी पे बने हुए इम्पोर्टेंट बांधों के बारे में, यानी कि डैम्स के बारे में। इस नदी पे दो मुख्यतः बांध बने हुए हैं जो काफी जरूरी हैं। पहला है कृष्णा सागर डैम, जो कि मैसूर के पास बना हुआ है। मैसूर आपको पता है कर्नाटक के अंदर है। तो इस शहर को आप कह सकते हो कि मैसूर जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी के पास एक बांध बना हुआ है, कृष्णा सागर बांध। वहीं अगर आप तमिलनाडु में जाते तो तमिलनाडु में एक जिला है सलेम जिला, और उस सलेम जिले के ऊपर ही एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है मैतूर बांध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस नदी से सिंचाई और बिजली की आपूर्ति पूरी की जाती है, तो ये बांध इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो काफी जरूरी दो बांध हो जाते हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट झरने भी हैं जो बहुत जरूरी है, जिनके बारे में पूछा जाता है। पहला है शिवना समुद्र झरना, जो कि मैसूर से थोड़ा सा आगे है। ये एक इंपॉर्टेंट झरना है और इसी के पास एक और झरना बना हुआ है जिसका नाम है भारा चुक्की झरना। और इसी क्षेत्र के अंदर एक इंपॉर्टेंट मंदिर भी बना हुआ है जो पूछा जाता है, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये बहुत जरूरी है। ये मध्यरंगा रंगनाथ स्वामी टेम्पल है जिसके बारे में पूछा गया। तो तीन चीजें एक ही जगह पे हो जाती हैं, शिवना समुद्र झरना, भारा चुक्की झरना और मध्यरंगा श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। इसी के थोड़ा आगे चल के एक झरना और है जिसे होगेनकल झरना के नाम से जाना जाता है। देखो, दो इंपॉर्टेंट झरने हैं, एक शिवना समुद्र झरना, एक होगेनकल झरना। अब मैंने आपको क्या बताया कि शिवना समुद्र झरना के पास एक और झरना है भारा चुक्की। ये आसपास में ही है, समझ लो बहुत ही पास पास में है। और उसी के पास एक मंदिर है मध्यरंगा रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तो आप दो झरने याद रख लो, एक शिवना समुद्र झरना और एक होगेनकल झरना। ठीक है, कोई दिक्कत है? दो बांध हो जाते हैं, एक कृष्णा सागर बांध, एक आपका मैतूर बांध। दो झरने हो जाते हैं, एक शिवना समुद्र झरना और एक होगेनकल झरना। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, इस नदी के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट शहरों की। तो तीन इंपॉर्टेंट शहर है। एक तो मैसूर, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक श्रीरंगपट्टनम शहर है जो उसी के पास है, मैसूर के बिल्कुल पास में ही है। और एक है तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली। तो तीन शहर हो जाते हैं, एक श्रीरंगपट्टनम, मैसूर और तिरुचिरापल्ली। तीन शहर, दो बांध, दो झरने। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब हम लास्ट में बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कावेरी नदी की तकरीबन 29 सहायक नदियां हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेन नदियां याद रखनी है, 29 नहीं याद रखनी है। कुछ हैं जो आपकी इधर से आती हैं लेफ्ट से, और कुछ है जो राइट से आती है। सबसे पहले ये नीचे की तरफ वाली नदियों की बात करते हैं। तो नीचे की तरफ से आती है सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से एक लक्ष्मण तीर्था।
या फिर लक्ष्मण तीर्थ नदी, जो कि 180 किलोमीटर लंबी नदी है, जो कि यहाँ पे कृष्णा सागर बांध के पास आके मिलती है। ठीक है। एक नदी उसी के नीचे से आती है जिसको आप कबानी नदी कहते हो। ये भी कृष्णा सागर बांध के पास ही, मतलब थोड़ा सा दूर मिलती है, तो कबानी नदी। उसके नीचे आती है स्वर्णावती नदी, जो कि नीचे से ही निकलती है। उसके नीचे से आती है नोयल नदी। इसके नीचे आती है अमरावती नदी, और अमरावती नदी में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है नगंती। तो एक चीज समझो, लक्ष्मण तीर्था, कबानी, स्वर्णावती, नोयल, अमरावती, और अमरावती में मिलती है नगंती। कितनी नदियां हो गई? लक्ष्मण तीर्था एक, कबानी दो, स्वर्णावती तीन, नोयल चार, अमरावती पांच। इसमें भी जो अमरावती है वो कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो नीचे से आने वाली 5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इसी तरीके से ऊपर से भी कुछ एक नदियां आती हैं, जैसे कि हरंगी नदी। हरंगी नदी बिल्कुल पास में आती है, ज्यादा लोग आपको उसके बारे में बताते ही नहीं है, लेकिन हरंगी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, जो कि ताला कावेरी से थोड़ा दूर ही जाके मिलती है। ठीक है। इसके आगे आती है वती, जो कि हमेशा की तरह कृष्णा सागर बांध के अंदर आके मिलती है, मतलब उसी के पास आके मिलती है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा आप आगे जाओगे, सीमा के पास जाओगे कर्नाटक और तमिलनाडु की, तो वहां पे एक शिमशा नदी आती है। शिमशा नदी के थोड़ा आगे एक नदी आती है जो कि है अर्कावती, और अर्कावती के आगे आती है चोवराई। अब ये जो चोवराई नदी है, यहीं पे कर्नाटक खत्म होता है, मतलब कर्नाटक के अंदर आने वाली ये आखिरी नदी है जो कि ऊपर की तरफ से आती है। तो ऊपर से कौन कौन सी नदियां हो गई? हरंगी, हेमावती, हेमावती के बाद शिमशा, शिमशा के बाद अर्कावती, और अर्कावती के बाद चौवराई। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, कि जो हेमावती नदी है, इसके अंदर एक नदी और मिलती है जो कि यगच के नाम से जानी जाती है, जो कि इस तरीके से आके मिल जाती है। ठीक है। तो मतलब सहायक नदी की भी एक सहायक नदी, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कर्नाटक खत्म हो जाता है। अब इसके बाद दो एक नदियां और आती हैं जो ऊपर से आती है। एक आती है आपकी तिरुनन्नी, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तिरुनन्नी, जो कि यहाँ कहीं आकर के मिलती है। और एक नदी आती है आपकी कोलिडम, जो कि तिरुचिरापल्ली के बाद आके कहीं मिलती है। तो ऊपर से आने वाली नदियों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, आप देखोगे। हरंगी है, हेमावती हो गई, यगच्छा हो गई, इसके अलावा शिमशा हो गई, या अर्कावती हो गई, चौवरई हो गई, तिरुनन्नी मुत्तल हो गई, और कोलिडम हो गई। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नीचे की 5 है, लक्ष्मण तीर्था, काबानी, स्वर्णावती, अमरावती। ठीक है। इसके अलावा नोयल, ये 5 है। ऊपर की थोड़ी सी ज्यादा है, हरंगी है, हेमावती है, यगच्छा है, शिमशा है, अर्कावती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है, कि सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? अमरावती है। इंपॉर्टेंट बांध दो बने हुए हैं, कृष्णा सागर और मैतूर बांध। दो इंपॉर्टेंट झरने हैं, शिवना समुद्र झरना और होगेनकल झरना। ठीक है। इसके अलावा एक टेम्पल भी है जो मैंने बता दिया आपको, रंगनाथ स्वामी टेम्पल है, तो इसे भी आप याद रखना। तो 3 इंपॉर्टेंट शहर है, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली। ठीक। और आखिर में जाकर के ये कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो इस तरीके से आपकी कावेरी नदी आगे बढ़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कावेरी नदी समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई दिक्कत रहती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।